सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ आज मैं कोरोना की सूरत हाल से करना चाहूँगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कोरोना के मरीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। NCOC के मुताबिक जो कोरोना एक्टिव केसेस हैं, यानी कि तशवीशनाक खास मरीज़ों की तादाद जून से 57% जायद हो चुकी है। पंजाब में जो कोविड केसेस हैं वो 3 लाख से तजावुज़ कर चुके हैं। यही सूरत हाल है। और अब जो हम देख रहे हैं, जो टेस्ट हुए हैं, जो नए जो एक्टिव केसेस सामने आए हैं कोविड के, उनमें ना सिर्फ जनूबी अफ्रीकी और बरतानवी बल्कि एक ब्राज़ीलियन इक़साम भी जो है वो कोविड की पाई गई है। और ये बड़े ख़तरनाक जिसे कह रहे हैं कि ये वायरसेस हैं, और ज़ाहिर वायरस मज़ीद ताकतवर होता जा रहा है। एक तरफ वैक्सीन लग रही है, एक तरफ जो वायरस है वो भी ताकतवर होता जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि एहतियात करें और घरों में रहें, लेकिन ज़ाहिर रमज़ान मुबारक का महीना है, बाज़ारों में भी रश है, लोग अपने घरों को भी जाना चाहते हैं। फ़िलहाल जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है वो तो बंद हो चुकी है, लेकिन बाज़ार खुले हैं, दीगर जो चीज़ें हैं, दीगर जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। लेकिन 8 से 16 मई तक इस पर भी लॉकडाउन हो जाएगा। और अभी तक अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ 22 अफराद को वैक्सीन लगाई गई है, और अभी भी तकरीबन जो वैक्सीन की मज़ीद 3 लाख से ज़ायद खुराकें चीन ने फराहम कर दी हैं। इस तमाम तरह सूरत हाल बात करने के लिए हमारे साथ हैं चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि नई जो इक़साम पाई जा रही हैं वायरस की, कोरोना के, अब खुद पाकिस्तान में जो कई लोगों के टेस्ट हुए हालिया दिनों में, उनमें न सिर्फ जनूबी अफ्रीकी, UK वायरस जिसकी बार बार बात की जा रही है, इनके बरतानवी वायरस, और एक ब्राज़ीलियन वायरस की बात की जा रही है। ये क्या वायरस है? ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है अगर किसी को हो जाए और उसने वैक्सीनेशन न की हो? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम टेस्टिंग जो है ये मेरी ही लेबोरेटरी में कराची यूनिवर्सिटी में जो जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है, वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि वायरस किस तरह अपनी हैयत, अपनी जो शक्ल है वो तब्दील कर रहा है। और ये जो है एक गेंद नुमा वायरस होता है जिसमें छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। अच्छा। और वो कांटे जो हैं वो फिर जिस्म के खलिए में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ जुड़कर ये स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं इन कांटों में, और फिर वो दाखिल होते हैं और फिर अंदर खलिए में जाके ये टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये जो आप बता रही हैं कि जो तब्दीलियां आई हैं, और ये जो बरतानिया का वायरस B117 है, और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और ब्राजीलियन वेरिएंट, ये हमने देखा है कि कराची में अब तकरीबन 50% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो इस तरह के वेरिएंट्स के हैं। और जो पुराना वाला जो चाइनीज वेरिएंट था जो वुहान में पाया गया था, वो अब दब गया है, और ये नए वेरिएंट्स जो हैं, और इनमें उन्हीं जगह पर जो इनका दाखिल होने का तरीका है, स्पाइक जो कांटे जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गए हैं। तो बहुत कम तादाद में ये अब अटैक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक फैल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी हो सकती है इससे, और बहुत ज़्यादा अमवात हो सकती हैं। और यही सूरत हाल हिंदुस्तान में हुई है। हिंदुस्तान में 2 और म्यूटेशंस हो गई हैं इन्हीं स्पाइक प्रोटीन्स की ही जगह पर, इन कांटों में ही। और एक तीसरी म्यूटेशन, एक तीसरी वेरिएंट जो है वो बंगाल में डिस्कवर हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक तो मिस गवर्नेंस हुई है हिंदुस्तान में, कि उन्होंने आखिरी पिछले 4 रोज 5 रोज 6 रोज पहले तक वहाँ पे मजहबी फेस्टिवल हो रहे थे, और बड़े बड़े वो हो रही थी कॉन्फ्रेंसेस, और फिर होली का त्यौहार मनाया गया, इज्तिमा हो रहे थे, और मोदी साहब खुद उस इज्तिमा में शरीक हो रहे थे, और कोई मास्क नहीं पहना होता। तो देखिए क्या सूरत हाल हुई है। तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। जो एक्चुअल फिगर्स हैं हिंदुस्तान में वो कहीं ज्यादा है। कोई बरतानवी और जर्मन और दूसरे अखबारों के का अंदाजा ये है कि 5 से 10 गुना ज्यादा हो सकते हैं ये फिगर्स जो आपको। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज जरा हमें समझाइएगा कि आपने डायरेक्ट भारत की बात की, भारत में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई। अगर पाकिस्तान से मुकाबले की बात की जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा लोगों को उन्होंने वैक्सीनेट किया, लेकिन जो वायरस था वो नुकसान बहुत पहुंचा रहा है। तो क्या वैक्सीनेशन के बाद भी ये वायरस उसी तरीके से नुकसान पहुंचाता है आपकी बॉडी को, या फिर फ़र्क होता है वैक्सीन लगने के बाद?
बात यह है कि भारत में बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन, अगर आप भारत की आबादी देखें जी, जो कि 1.25 अरब या 1.4 अरब है, तो उसका 1 से 2% सिर्फ वैक्सीनेट हुआ है। हालांकि वैक्सीन अच्छा, उनके पास हैं, हाँ, लेकिन जो गवर्नेंस सिस्टम है वो इतना नाकिस है कि 1 से 2% कवर पाए हैं, जबकि दूसरे ममालिक जैसे इजराइल देखें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देखें, वहां तकरीबन 100% वैक्सीनेशन हो गई है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ भारत में तो वैक्सीन हो या ना हो कोई फायदा नहीं हुआ उनको, हालांकि वो इतनी वैक्सीन बनाते हैं और दुनिया के दूर दराज इलाकों में एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो खुद अपने मुल्क में वैक्सीन नहीं लगा पाए और इस वजह से ये बहुत तेज फैला। दूसरा जो आपने पूछा कि क्या वैक्सीन लगने के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकती है, तो जवाब है या, जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आप शदीद बीमारी से महफूज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको बीमारी हो सकती है। 30-40% लोग जो वैक्सीन लगा चुके हैं उनको भी ये कोविड बीमारी हो सकती है और वो फिर दूसरे लोगों को भी फैला सकते हैं। अच्छा, यही बात मुझे आपसे और जरा जाननी है, क्योंकि जाहिर है कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन करवाने के बाद उनको हल्का बुखार हुआ, जिस्म में दर्द हुआ। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी हमारे साथ आप रहें, जिससे और भी गुफ्तगू करनी है। लेकिन बलूचिस्तान जिसकी बात मैंने की कि वहाँ पर जो वैक्सीनेशन का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है। अगर 2 माह की बात करें, 2 माह में सिर्फ 33,551 लोगों को वैक्सीन लगी और कल के रोज़ जिस तरह मैं आपको बताई सिर्फ और सिर्फ 22 लोग ऐसे थे जिनको वैक्सीन लगाई गई। इसकी क्या वजूहात हैं? तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शवानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया। ये क्या वजह है कि सूबा बलूचिस्तान का यहाँ पर वैक्सीन लोगों को इतनी तेजी के साथ लग नहीं पा रही? कल के दिन में सिर्फ 22 लोगों को वैक्सीन लगी। जी, हमारे बलूचिस्तान के लोग जो है कोरोना को भी संजीदा नहीं ले रहे और कोरोना के तदारुक के लिए जो SOPs है उसको भी संजीदा नहीं ले रहे और उनके मुस्तकबिल के बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन है उस पर भी उनका ध्यान नहीं जा रहा। बुनियादी जो है वजह यह है कि सुस्त रवि का शिकार है ये अमल। लेकिन ये कि हमने जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स है तो मैंडेटरी हमने उनके जो है अब तक 16,408 लोगों को फर्स्ट डोज वैक्सीन के प्रोवाइड किए और 11,497 लोगों को सेकंड डोज। ये 60 इयर्स प्लस ग्रुप के जो है जो हमारे बुजुर्ग हैं 4,087 जी लोगों को जो है फर्स्ट डोज और 1,083 लोगों को सेकंड डोज हमने प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा 60 इयर्स प्लस के लोगों को जो हमारा दूसरा है कैंसाइनो अच्छा वैक्सीन, वो भी 1000 डोजेज हमने प्रोवाइड किए और 35 लोगों को जो प्रिजनर्स में प्रिजनर्स उनको भी हमने प्रोवाइड किया और हमारे पास इस वक्त 38,851 वैक्सीन के डोजेज जो है अवेलेबल हैं और दीगर भी फेडरल गवर्नमेंट जो है जो उनको रिसीव हो रहे हैं लैटरी बुनियाद पे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को आप लोगों का प्लान क्या है कि आपने कितने अरसे में कितने लोगों को वैक्सीन लगानी है, कितने % लगानी है और लोगों की तरफ से रिस्पांस कैसा है? क्या रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं लोग? रजिस्ट्रेशन जो है लोग कम करवा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो कुछ स्लो भी रहा है 1166 पे। सही जो सॉफ्टवेयर है नादरा का वो भी बड़ा सुस्त जो है वो परफॉर्म करता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 50+ एज ग्रुप को जो है NCOC ने एग्जामिशन भी दी है उसे। अच्छा, तो हम लोगों को कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ वो अपना 1166 पे अपना नंबर सेंड कर दे, डिटेल सेंड कर दे, बगैर रजिस्ट्रेशन के भी ये फैसिलिटी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। कल कोयटा में हमने एक खवातीन के लिए मास वैक्सीनेशन सेंटर भी स्टैब्लिश किया है। हम स्टैब्लिश कर चुके हैं पूरे बलूचिस्तान के DHQs में हर एक जिले के लिए मास वैक्सीनेशन सेंटर स्टैब्लिश किया जा चुका है। 199 अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर पूरे बलूचिस्तान में स्टैब्लिश हो चुके हैं। तो हमारे हैंड पे कोई उसमें कमी नहीं है, सारे फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड किए हैं, डोजेस कुछ अवेलेबल हैं और भी आ रहे हैं और प्लान हमारा ये है कि इस साल के आखिर तक हम बलूचिस्तान के मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। लेकिन उसमें यह है कि लोगों का रिस्पांस अभी तक स्लो है, कुछ मिथ जुड़े हुए हैं कोरोना वैक्सीनेशन के साथ। अब ये जो थर्ड वेव में केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि लोगों का एक रुझान इस तरफ आना भी शुरू हो गया। और दूसरा ये है कि हमारे जो यंग पॉपुलेशन है वो अपनी वैक्सीनेशन में इंटरेस्टेड तो नहीं, लेकिन अपने पेरेंट्स के वैक्सीनेशन में वो एटलीस्ट उनको वैक्सीनेट करवा दें ताकि हम उनको सेव कर दें जो हमारे बुजुर्ग अफराद हैं हमारे घर में। बहुत शुक्रिया लियाकत शवानी साहब आपकी मुफीद इन्फॉर्मेशन का। यही बात है डॉक्टर अताउर रहमान साहब के लोग
वैक्सीन अभी भी हिचकिचा रहे हैं लगवाने से, और अगर लगवा भी रहे हैं तो ये चाहते हैं कि घर में जो बुजुर्ग अफराद हैं उनको लगा दें। मैं आपसे जानना ये चाह रही थी, कई दफ़ा ऐसे सिम्टम्स हुए कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना एक्टिव हो गया या फिर बुखार हुआ या बॉडी एक हुआ, तो क्या इस तरह की सिम्टम्स आते हैं वैक्सीन लगाने के 1-2 रोज बाद? जी, डिपेंड करता है कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं और हर एक आदमी के ऊपर अलग अलग रिएक्शन होता है। कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं आते, कुछ लोगों को दर्द होता है, सर में दर्द थोड़ा होता है, हल्का सा बुखार होता है, दर्द होता है, 1-2 रोज वो खत्म हो जाता है। तो ये वैरी करता है क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका जिस्म किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ये नॉर्मल है, इसमें कोई खतरा नहीं है, ना कोई परेशानी की बात है, ये स्टैंडर्ड चीज है। लेकिन आपने एक बात कही कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको वायरस अटैक कर सकता है और आप दूसरे लोगों को ये वायरस दे सकते हैं, यानी कि वायरस फैला सकते हैं। तो अगर आप वैक्सीन लगवा भी लें तो फिर भी आपको एहतियात वैसे ही करनी है, मास्क पहनना है और सामाजिक फासला बरकरार रखना है? जी बिल्कुल, वैक्सीन लगवाने के बावजूद आपको मास्क पहनना है, आपको एहतियात रखनी है जब तक कि हर्ड इम्यूनिटी पैदा ना हो जाए, यानी कि जब तक 70-80% लोगों को मुल्क में वैक्सीनेशन ना हो जाए और जब तक ये पूरा जो सिलसिला है फैलने का वायरस का जब तक रुक के खत्म नहीं हो जाता, जब तक आपको एहतियात बरतनी है। क्योंकि न सिर्फ आपको हो सकता है बस शदीद बीमारी से आप महफूज रहेंगे, 50-60% तो बिल्कुल महफूज रहेंगे, 30-40% जो है वो शदीद बीमारी से महफूज रहेंगे। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत अभी हर्ड इम्यूनिटी पर ही काम कर रही है फिलहाल? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हार्ड इम्यूनिटी के ऊपर काम करेंगे तो बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी, जबकि 70-80% लोगों को आप या तो कोरोना हो जाए या वैक्सीनेट हो जाए। तो आपको अभी अगले जब तक के आप कोई दवाई नहीं आ जाती या जब तक के आप SOPs फॉलो करके महफूज नहीं रहते, आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप एहतियात करें और आप अपने वैक्सीन अगर लग सकती है तो फौरी तौर पे लगवाएं। ये बहुत ही हिमाकत है लोगों की कि अपनी जानों से खेल रहे हैं और वैक्सीन मौजूद हैं लेकिन वैक्सीन लगवा नहीं रहे। आप देखें ना, अभी जैसे बलूचिस्तान में आपने कहा, कराची में भी बहुत सारे सेंटर्स में कोई रश नहीं होता ज्यादा, अक्सर खाली पड़े रहते हैं और वैक्सीन जो तो और कराची की आबादी क्या है यही पंजाब में हो रहा है। तो आपको बहुत से लोग अभी तक वैक्सीन लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अगर वैक्सीन मौजूद है तो फौरी तौर पे लगवानी चाहिए क्योंकि ये जिंदगियों से खेलना है और ये जो है ये पिछले साल वाला वायरस नहीं है, ये जो है बहुत खतरनाक सूरत अख्तियार कर चुका है। आपकी 200-225 जो है इस वक्त अमवात हो रही हैं, जो कि महीना भर पहले सिर्फ 50-55 अमवात थी, 4 गुना बढ़ गई हैं और ये जो है और ज्यादा तेज, खुदा ना खास्ता हम हिंदुस्तान के रास्ते पे न चल पड़े तो इस वक्त अगर, वरना फिर हुकूमत को मजबूरन कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, लॉकडाउन ही नहीं बल्कि हो सकता है कर्फ्यू भी लगाना पड़ जाए अगर ये हालात कंट्रोल नहीं हुए। आपको लगता है कि हुकूमत को कर्फ्यू लगाना चाहिए फिलहाल अगर यही सूरत हाल हो? क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब का मैं बयान पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि अभी 11% पर शरह है, अगर 14-15% पर जाती है तो हम पे कर्फ्यू या मुकम्मल लॉकडाउन पर जा सकते हैं। जी, मुकम्मल लॉकडाउन पर हमें मजबूरन जाना पड़ेगा, सही कह रहे हैं। अगर ये बढ़ती रहती है क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है और कर्फ्यू तो बिल्कुल आखिरी सूरत हाल होती है कि एक आदमी को बाहर नहीं निकलने दिया जाता सड़क पर। वो उम्मीद है कि अल्लाह करे कि ऐसा सूरत हाल ना पेश आए हमें, लेकिन इसको सख्ती से अभी कंट्रोल करना है क्योंकि ये जो अगला महीना आने वाला है मई का, ये वाकई मई और जून ये 2 महीने वाकई बड़े सख्त हैं। अगर इसमें हमने कंट्रोल नहीं किया और ये फैलता रहा तो एक बहुत बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, हमें सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल हो। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे। और अगर हमने अभी एहतियात ना की और हमने वैक्सीन ना लगवाई और हमने इस चीज़ को बहुत ही ईजी लिया तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि भारत जैसे हालात पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। बार बार हुकूमत ये कह रही है, NCOC की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि एहतियात ज़रूर कीजिए। ये ना सोचिए कि अब ये वायरस जो है वो नहीं है या वो वायरस उस तरह से नहीं, बल्कि वायरस मज़ीद ख़तरनाक हो चुका है, ताकतवर हो चुका है और इस वायरस से निपटने का एक ही ज़रिया है एहतियात और वैक्सीन। वैक्सीन लगाने के बावजूद आपको वायरस हो सकता है लेकिन वो जानलेवा नहीं हो सकता, बार बार डॉक्टर हज़रात ये कह रहे हैं। लेकिन ये वायरस जो कि अभी ताकतवर है, जिसकी नई नई इक़साम है, ये जानलेवा है। अमवात की तादाद बढ़ रही है, एक्टिव केसेस की तादाद बढ़ रही है। और अब एक नई चीज़ सामने आई है नाजरीन, वो ये कि नौजवानों को
जो हो रहा है ये कोरोना वायरस, उसमें स्ट्रोक नौजवानों को हो रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं जानेंगे डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब से, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हमने ये देखा कि अब ये भी चीज़ देखने में आई कि नौजवानों को, यानी कि यंग लोगों को जब ये वायरस होता है तो उनको स्ट्रोक हो रहा है, इसकी क्या वजह है? ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि स्ट्रोक हो जाए किसी शख्स को। वैसे देखा जाए तो कोविड के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। देखें, जब कोई चीज अगर लंग्स में जाती है और ऑक्सीजनेशन को कम करती है तो आपके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सिस्टमिक ऑर्गन फेलियर में पेशेंट जाता है। अच्छा। इस पे बुनियादी शक्ल ये होती है कि कोविड की जो इंटेंसिटी ऑफ इन्फेक्शन है वो कितना सीवियर है। अगर वो सीवियरिटी से ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज किया है तो स्ट्रोक होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, किडनी फेलियर के होने के चांसेस हैं, हार्ट में ब्लॉकेज होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये आपको पहले भी प्रोग्राम्स में और पहले भी हमने रिसर्च में बता चुके हैं कि कोविड जो है वो एक क्लॉट या थ्रोम्बस थ्रो करता है जो जाके कहीं भी ऑर्गन में जाके फंस सकता है। अच्छा। जिसमें एंटीकोगुलेंट्स हम सबसे ज्यादा देते हैं, जैसे हम क्लेक्सीन है या एस्कार्ड है, ऐसी कोई चीजें साथ दे रहे होते हैं जिसमें डी डायमर और एफडीपी बढ़ जाता है। अच्छा। अब जब वो चीजें बढ़ती हैं तो आप अगर देखेंगे, अगर लंग्स में कोई चीज अगर थ्रोम्बस थ्रो करेगा तो वही थ्रोम्बस जो माइक्रोथ्रोम्बाई जो है, छोटा सा ऑर्गेन मॉलिक्यूल होता है छोटा सा, वो जाके थ्रो करता है। वो हार्ट में भी कर सकता है, वो किडनी में कर सकता है, या फिर वो ब्रेन में जाके स्ट्रोक करा सकता है, या ब्लड की सर्कुलेशन रोक सकता है, या ब्रेन की जो है ऑक्सीजन लेवल को ड्रॉप कर सकता है। इसकी वजह से इंसान को फिट्स भी पड़ सकते हैं, सडनली पेशेंट जो है कोलैप्स भी हो सकता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है। लेकिन ये कहते हैं ना डॉक्टर साहब, जो यंग लोग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा बेहतर होता है, तो उनको कैसे स्ट्रोक हो रहा है? क्योंकि अगर ये चीज देखें तो उन लोगों में होता है कि इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग ना हो, तो यंग जो लोग होते हैं, जो नौजवान होते हैं, उनका तो कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है बनिस्बतन जो बुजुर्ग अफराद होते हैं। देखें, ये बहुत बड़ी मिसपरसेप्शन है। एक वक्त में हम भी कह रहे थे कि ये चीज सिर्फ अडल्ट को हो रही है, बच्चों को नहीं हो रही है, या जो यंगस्टर्स हैं या एडोलेसेंट्स हैं उनको नहीं हो रही है। ये चीज जो B117 जो वायरस है जिसने म्यूटेट किया है, उसने हर पेशेंट हर एज के कैप्चर को किया है। जैसे हम अगर बच्चे 6 महीने के बच्चे का भी मैंने टेस्ट अगर करवाया है तो वो भी पॉजिटिव आए हैं। तो इसमें अडल्ट पेशेंट भी, एडोलेसेंट्स भी, और जो बच्चे 20 साल से लेके 25 साल तक हैं उनको भी जो है अटैक कोविड ने किया है, और इसमें सिम्टम्स ज्यादा भी आ रहे हैं। अगर आप पड़ोसी ममालिक में देखें तो यंगस्टर्स की सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही हैं निस्बतन के अडल्ट पेशेंट के, क्योंकि अगर आपने कहती है कि इम्यूनिटी ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखें तो अगर कुछ डिकेड्स में हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा जो विटामिन डी लेवल कम हो गया है, या जो बहुत ज्यादा अच्छा गिजा नहीं लेते हैं, या न्यूट्रिशन की बुनियाद इनकी अच्छी नहीं होती है, उनको सबसे ज्यादा आप देखें तो इन्फेक्शंस, एलर्जीज, अस्थमा वो सबसे ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि रिसर्च में यही है, और WHO भी यही कहता है कि आप जब तक अपने फैक्टर्स को, जो हमारे बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन है, विटामिन सी है, जिंक है, विटामिन डी है, उसको हम प्रॉपर नहीं रखेंगे तो ये अटैक। अच्छा, मल्टीविटामिन का ये कि बहुत सारे लोग नहीं ले पाते। अब मैं जरा इस पर भी आना चाहूंगी, रमजान का महीना है, वैसे हमारी डाइट बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, इफ्तार में हम फ्राइड आइटम ज्यादा ले रहे होते हैं, कोविड का सिलसिला है, सूरत हाल खराब है, डाइट कैसी होनी चाहिए हमारी, और हम ऐसी प्रॉपर डाइट क्या लें? अगर मल्टीविटामिन ना भी ले रहे हों तो वो डाइट उसको कवर कर ले। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने। इस पे देखें, अगर आप सुबह में, अगर फजर में बहुत अच्छी तरीके से आप दही का एक प्याला पी लेते हैं, अच्छा। और एक गिलास जो है तुक मुलंगा का पी लेते हैं सुबह और शाम में, अच्छा। उसमें आप भले लेमन मिला लें, उसमें विटामिन सी मिल जाएगा। तुक मुलंगा में बहुत सारी जो है मिनरल्स और विटामिन मौजूद होते हैं। सही। साथ में जो अगर फ्रूट्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करें, मशरूम्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करें, अच्छा। और साथ में अगर कोई भी एक विटामिन ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डाइट है, न्यूट्रिशन है, उसमें बहुत अच्छी न्यूट्रिशन में मिनरल्स और विटामिन मिल जाते हैं। तो ये ज्यादा कोशिश करें कि खजूर का इस्तेमाल, देखिए रमजानों में सबसे ज्यादा हो रहा होता है, तो आप एक खजूर ना खाएं, 4 खजूर ले लें। गार्लिक एंड अनियन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करें। अच्छा। तो इससे आपकी एसिडिटी लेवल बहुत कम हो जाएगी। दूसरा, भुट्टे का इस्तेमाल आप ज्यादा कर सकते हैं, कॉर्न्स का। अच्छा। वो भी आपके बहुत ज्यादा इफेक्ट अच्छा कर रहा होता है। गाजर का मौसम नहीं है, अच्छा, वो कॉर्न आप बहुत किसी भी अच्छे सूरत हैं। में ले सकते हैं, किसी तरह से भी खा सकते हैं?
बिल्कुल, कॉर्न्स भी ले सकते हैं, और कॉर्न्स का जो सिल्क होता है, जो बाल होते हैं, जी जी, उनको भी आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में बॉईल करके की टी बना सकते हैं। अच्छा, उससे आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, आपकी टॉक्सिन एंजाइम जो है जितना भी आपकी बॉडी में होता है वो निकल के बाहर निकल जाती है आपकी इंसानी फुजला में और यूरिन में। तो डॉक्टर साहब ये सेफ है? ये जो आपने कहा कि स्किन, जो आपने भुट्टे की कहा कि इसको आप पका के इसका कावा पिए, तो ये सेफ होता है हर किसी स्किन को? नहीं, मैं कह रहा हूँ स्किन नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके जो भुट्टे के बाल होते हैं इसको कहते हैं स्कॉन्ड सिल्क। अच्छा, उसको आप अच्छा, इस्तेमाल अच्छा, करें। ओके ओके ओके। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग ज़्यादातर हमने देखा है कि वो ग्रीन टी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रीन टी कैसी है अगर रमज़ान में आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें तो? देखिए, अगर ग्रीन टी प्योर लीव्स की है ना तो एतराज नहीं है। अब इसमें हम कहते हैं कि अगर ग्रीन टी पी रहे हैं इससे अच्छा है अगर आपने कावा बना लिया, अदरक का पानी बॉईल करें, इसमें थोड़ी सी अजवाइन और ट्यूबेरिक मिला लें, तो आपके जो इन्फेक्शन कंट्रोल वैसे ही हो रहा होता है। तो इससे बेहतर ये कि अगर आपने ग्रीन टी इस्तेमाल करें, इसमें थोड़ी सी अदरक मिला लें, थोड़ा सा इसमें अजवाइन मिला लें। अजवाइन जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट करता है और एंटी एलर्जी का काम कर रहा होता है। कोविड में सबसे ज्यादा फैक्टर ही एंटी एलर्जी का है। तो ये अजवाइन का अदरक के कावे में इस्तेमाल जरूर करें। बड़ी अच्छी आपने टिप्स दिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। बड़ी अच्छी आपको टिप मिल गई। नाजरीन, ब्रेक में ले लेती हूँ यहाँ पर, वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे कल कराची में हल्का 249 में हुआ क्या, तहरीक इंसाफ 5वें नंबर पर कैसे आई। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। कुछ बात कर लें कल होने वाले NA 249 के इलेक्शन की। इस पर हमने कल पूरा दिन ट्रांसमिशन की, आपको बताया क्या क्या कब कब हुआ। ऐसी कोई खास खबर सामने नहीं आई थी, एक दो जगह बस बदनज़मी की खबरें सामने आई थी, लेकिन बाद में जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स की बारी आई तो रिजल्ट्स आने थे 3-4 घंटे में कंपाइल होके, लेकिन पूरी रात गुजर गई, रिजल्ट्स का इंतजार होता रहा। हालांकि हमने आपको कल बताया था कि जो टर्न आउट था वो बहुत कम था, यानी 20% टर्न आउट रहा, बहुत कम लोग थे जो कि निकले बाहर और उन्होंने वोट दिया। खैर अल्लाह अल्लाह करके रिजल्ट्स आया, और रिजल्ट जब आए तो पहले ये लग रहा था कि पहले हर कोई अपनी जीत का इजहार कर रहा है, और सोशल मीडिया पे आपने देखा है कि पहले ही तमाम सियासतदान एक्टिव हो जाते हैं। पहले नून लीग ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया और कहा कि मरीम नवाज जान से ट्वीट किया गया और कहा कि जीत मुबारक हो आपको, लेकिन बाद में रिजल्ट्स कंपाइल हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा वोटों के साथ नंबर 1 पर आई। 16,156 वोट लिए हैं। कादिर खान मंदुखेल साहब ने कल उनसे हमारी गुफ्तगू भी रही और वो बड़े पुरुम्मीद भी थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत है इस सूबे में, और ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीद भी बहुत थी उसको कि वही जीतेंगे, गो कि हमने यहाँ के मसाइल भी आपको बताए। लेकिन आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो ये बात करने वाली हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस सीट से पहले ज़ाहिर जनरल इलेक्शन में जीते और फैसल वाडा साहब जीते, गो के ज़्यादा मार्जिन नहीं था, शहबाज शरीफ को बहुत कम मार्जिन से उन्होंने हराया था, लेकिन वही सीट वो अब हार गए। और जो नंबर्स थे, यानी कि जो वोटों के नंबर थे वो इतने कम थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर ज़्यादा जो हुकूमत जमात के मुकाबले में जो करदम TLP थी उसके ज़्यादा वोट थे। बड़ी हैरानकुन बात है। और TLP ने अपनी जो एक पोजीशन थी उसको इस इंतखाब में बरकरार रखा। पहले भी करदम TLP जो थी वो तीसरे नंबर पर थी और कल वाले इंतखाब में भी यही रहा, यानी कि वो तीसरे नंबर पर ही रही। खुद हुकूमत जमात के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, ना सिर्फ डस्का, नौशेरा, गुजरावाला और अब कल के इलेक्शन, यानी कि 249 जिसको बड़ा कहा जा रहा था कि ये हल्का, ये जीत इसको सस्टेन करना हुकूमत जमात के लिए बड़ा ज़रूरी था, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी था। ऐसा नहीं हुआ। ये सोचना होगा खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ऐसा क्यों हो गया। खैर, फिर नून लीग तो कल से धांधली का इल्ज़ाम लगा, आज भी यही कहती है कि ये नताइज हम मुस्तरद करते हैं, और नून लीग ने अपनी जीत का जो है वो दावा कर दिया। अब होगा क्या, क्या नताइज चैलेंज किए जाएंगे या नून लीग जो है वो मान लेगी कि वाकई उनको शिकस्त हो गई है। इसी पर बात करने के लिए मैं मौजूद है हमारे साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया खेलदास साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत श्योर थी, मिर्जा इस्माइल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन चलाई, मरीम नवाज को भी आना था लेकिन वो नहीं आ पाई ज़ाहिर कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र। अब जो कल इंतखाब हुआ, जो रिजल्ट्स आए, आप लोगों को क्या शिकायत है, क्या धांधली हुई है यहाँ पर? पहले तो सुमैया मैं बोल न्यूज़ के तवज्जुह से बल्दिया 249 की आवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दूसरी दफ़ा, पहले भी 97 में भी हमने ये जीत
सीट जीती हुई थी। जी जी तो जी। जीती थी 2018 में शहबाज शरीफ साहब जीत गए थे, उसको हराया गया 600 वोटों से। अच्छा, और एक दफा फिर हमें 781 वोट थे सर, 781 वोट का बल्दिया फर्क की था। अवाम एक दफा फिर बल्दिया की अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को और मिफ्ता इस्माइल को। तो मैं उन सपोर्टर, वोटर और PMLN के कारकुनों का शुक्र अदा करता हूं जिन्होंने मिफ्ता इस्माइल को जितवाने के लिए अपनी सरदर्द कोशिश की। मगर बात यह है कि देखें, एक तो हमारा जो बयानिया था कि 2018 में जो इलेक्शन बार बार हम कहते थे कि PTI जाली मैंडेट से आई है और उनको जितवाया गया है, ये सिलेक्टेड है, तो ये तो सच साबित हो गया। किस तरह देखो, जो 35,000 वोटों से गिरी है, आके 5वें नंबर पे पहुंची है, तो मतलब उसको ये साबित हो गया कि कराची में समेत पूरे पाकिस्तान में जो उनको मैंडेट दिया गया था वो जाली था और वो सिलेक्शन की गई थी। बात रही कल के जो इलेक्शन का, देखें इलेक्शन कमीशन डस्का में जिस तरह देखें ये रिहर्सल कराची में हुई है, डस्का में प्रिजाइडिंग ऑफिसर गुम हो गए, धुंध आ गई, तो वहाँ पंजाब। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ ना, ना यहाँ धुंध आई, ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए, फिर क्या हुआ? मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराना चाहता है, मगर जो प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, जो अमला होता है, वो सूबाई हुकूमतों का होता है। अच्छा। और उस हुकूमतों का असर रसूख होता है। तो ये जो प्रिजाइडिंग अफसर थे, 34 ऐसी हमारी पोलिंग स्टेशन थी जिन पे हमें जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कल RO को हमारे कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल ने रात 4 बजे जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात और जो मुतालबात है वो उनके सामने रखे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि RO के साथ तो खाखान अब्बासी साहब बैठे रहे, उनके कमरे में बैठे रहे और सारी चीजें उनके सामने थी, फॉर्म 45 भी हासिल कर लिया गया था। ये अचानक आपको जब अपनी हार नजर आई तो आप कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत ने धांधली की? मुझे सुमैया देखें, वो टर्न आउट आपने भी कहा कम था, पूरा पाकिस्तान देख रहा था कम था, 2 घंटे की काउंटिंग होनी थी, ये नताज 8 बजे तक आ जाने थे, 9 बजे तक 180 पोलिंग पे हम जीत रहे हैं, 200, फिर 1 बजे 202 का रिजल्ट आया, उसमें भी हम मार्जिन से जीत रहे हैं। फिर बाद में जो इलेक्शन कमीशन को, RO को, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नताइज है उसको फौरी तौर पे जैसे ही कंपाइल हो गई इलेक्शन, तो उनको पोलिंग स्टेशन का व्हाट्सएप करना था, वो व्हाट्सएप नहीं हुआ, 11 बजे तक वो व्हाट्सएप नहीं हुआ। उसकी वजूहत है, तो हम यही कह रहे हैं कि ये सिंध हुकूमत के जो वजीर मुशीर बैठे हुए थे, तो खेलदार साहब आप लोग फिर चैलेंज करेंगे, इन नताइज को चैलेंज करेंगे आप लोग? हमने चैलेंज कर दिया है। हमने अच्छा, कर दिया। बता रहा हूं, मिफ्ता इस्माइल हमारे कैंडिडेट जो है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने रिटर्न में दे दिए जो हमारे खदशात हैं। अच्छा। बात ये है कि डस्का में भी उसी तरह किया गया, इलेक्शन कमीशन ने बाद में हमारी बात को माना और ये सुप्रीम कोर्ट तक गए और हमारे को कामयाबी हुई। आज यहाँ पे भी ये रिहर्सल हुई है, तो इसमें जो अमला है, प्रिजाइडिंग अफसर है, आप मुझे बताएं सुमैया, नवाज शरीफ की मकबूलियत 66% थी, PMLN की मकबूलियत बड़ी थी, तो पीपल्स पार्टी की मकबूलियत कहीं नहीं थी। ये मकबूलियत का पता तभी चलता है जब वोट डलते हैं ना, जब वोट डलते हैं तब पता चलता है। चलिए आप ठीक है, आपको लगता है कि फेयर नहीं हुए, ये चैलेंज कर दिया, ठीक है, देख लेते हैं अब आप ये फैसला आपके हक में आता है या नहीं। लेकिन खुद हुकूमरा जमात के साथ क्या हुआ? आफ्ताब जहांगीर साहब से हमारी कल भी गुफ्तगू हुई थी, आज भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, कल भी मेरी आपसे गुफ्तगू होती रही, आप बड़े शोर थे, लेकिन ये क्या हुआ कि हुक्मरान जमात के वोट करदम TLP से भी कम निकले? जी बहुत शुक्रिया सुमैया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। अच्छा देखिए, बात ये है कि वो खेलदास तो 66% दिलों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका मीडिया, आपका चैनल, आपके जो गैलप सर्विस कंपनीज हैं वो खुद बता रहे थे कि जी अमजद अफरीदी साहब जो है वो सबसे आगे हैं। अच्छा, तो ये 5वें नंबर पर कैसे आ गए फिर? एक गैलप अच्छा वो मतलब एक सर्वे ये बता रहा था कि कुछ पॉइंट से नून लीग का कैंडिडेट आगे है। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी तो कहीं वजूद में भी नहीं थी। ठीक है। अच्छा, उन सर्वे के मुताबिक अब उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट जब आता है कि जी पीपल्स पार्टी विन कर गई, तो वो ये शक व शुबात पैदा किए जाते हैं कि ये आखिर क्या हुआ।
जो छठे नंबर पे था वो पहले नंबर पे पहुंच गया। और फिर ऐसी क्या कार्रवाई थी, ऐसा क्या कारनामा था पीपल्स पार्टी का कि जिसकी बुनियाद पे लोगों ने उनको वोट दे दिए। अच्छा, देखिए 30 साल सर आपका ऐसा कौन सा काम था या कारनामा था जो आपको वोट मिलते? उस हलके में फैसल वाडा खड़े नहीं हुए कभी, कल हम पूरा दिन ये रिपोर्ट करते रहे। देखिए मैं आपको बताऊं, हमें मैं अच्छा समझिए, मैं आपको सही बता रहा हूं कि हमारा हमने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कैंडिडेट, बेहतरीन कैंडिडेट है हमारा, समझे ना, नौजवान है, मुकामी है और बहुत ही मेहनत करने वाला। नहीं तो ये फिर हुआ कैसे? मैं तो आपसे बार बार ये पूछ रही हूँ सर, मैं तो कोई किसी बात पर शक नहीं कर रही ना। ये 5वें नंबर पर आपका कैंडिडेट कैसे आ गया? यही तो आप जिस सवाल का जवाब आप तलाश कर रही हैं, वही सवाल जो है वही मैं भी तलाश कर रहा हूँ कि अच्छा। वो हुआ क्या? अच्छा। कि ऐसा कौन सा कारनामा था कि जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी विन कर गई? मैं तो खुद ये हैरान हूँ। और मैं ये भी हैरान हूँ कि जनाब कि नून लीग का जहाँ पे ना मरकज़ में कोई ताल्लुक है ना सूबे के अंदर कोई ताल्लुक है, वो जो है वो कैसे मतलब सेकंड नंबर पे आ गए? वैसे ये सवाल अपने आप से क्यों नहीं पूछते आप लोग? ये सारा इलेक्शन मशकूक है, ये इलेक्शन मशकूक है। देखें वो कुछ तस्वीरें हैं जो मेरे पास आई हैं, मैं आपको भी भेज देता हूँ। उसमें जो गनी साहब जो बैठे हुए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अच्छा, वो आप देख लें, उनका बैठने का अंदाज देख लें, उनका सारा कुछ देख लें। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन सही नहीं हुए। अच्छा, नून लीग ने चलो चैलेंज कर दिया ना, आप तो खैर चले 5वें नंबर पर ही सही, आप भी चैलेंज करेंगे इन नताइज को? बिल्कुल हमने चैलेंज किया, हम कर भी रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन देखें हम ये कहते हैं कि मेरा ये कहना है कि इलेक्शन जो है अगर वो फेयर नहीं होगा, इलेक्शन पे एतमाद नहीं होगा, तो ये फिर ये सारा सिस्टम जो है ना लोगों का इससे अच्छा, आफ्ताब जहांगीर साहब ऐसा क्यों होता है जब भी इलेक्शन होता है, चाहे वो जिमनी हो चाहे जनरल इलेक्शन हो, जो हारता है वो ये क्यों कहता है कि धांधली हुई है? वो अपनी शिकस्त को तस्लीम क्यों नहीं करता? मैं तो अगर मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। देखें आपको मिसाल, लेकिन आप तो कह रहे हैं सही हुए ही नहीं इलेक्शन है ना। पंजाब में भी हमारी हुकूमत थी। हाँ। अच्छा सुन लें, पंजाब में भी हम हुकूमत में, KPK के अंदर भी हुकूमत में, वहाँ जो भी इलेक्शन हुए हमने तस्लीम किया, इसलिए कि हमारा उसमें अमल दखल नहीं था। लेकिन डेस्का के अंदर जो हुआ है जिसकी आप अभी बात कर रही हैं, वहाँ पर बाकायदा आपने सारा इलेक्शन को कवर किया है, तो आपको पता है वहाँ क्या हुआ है। तो इसलिए मैं सर, लेकिन रीपोलिंग हो गई ना सर, फिर रीपोलिंग हो गई ना, फिर दोबारा से नताइज सामने आ गए। वो देखें पूरी वो भी एक मुतनाज़ा है, वो भी कभी नहीं ऐसा हुआ कि जी किसी इलेक्शन के अंदर 2-3 जगह पर शिकायत आई हो, पूरा इलेक्शन दोबारा हुआ हो। तो मैं उस बहस में जाए बगैर कि मैं इलेक्शन कमीशन पे अपना अदम एतमाद करूं, मैं ये कहता हूं कि हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी आपके सामने कि सूबाई हुकूमत किसके हाथ में है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सब, और फिर जिस तरह का इंटरफेरेंस हुई है, जो आदमी किसी रेस का हिस्सा ही नहीं था वो रेस में जीत गया है, तो कोई ना कोई तो गड़बड़ हुई। चले, आपको लग रहा है कि गड़बड़ हुई है ना, ये तो कहीं थे ही नहीं। अब जब पंजाब में आपकी हुकूमत थी उस वक्त नून लीग ने इल्जाम लगाया कि आपने यहाँ पर सब मैनिपुलेट किया, वहाँ पे रीपोलिंग हुई, फिर दोबारा नून लीग जीत गई। अब अगर यहाँ पर खेलदा साहब, मैं आपकी जानना चाहूंगी, अगर आप यहाँ पर चैलेंज करते हैं जी कि ये सूबाई हुकूमत थी, जैसे आपने वहां पर पंजाब हुकूमत को कहा, तो अब आप सिंध हुकूमत को कह रहे हैं जी सिंध हुकूमत है, इसने सब कुछ किया है, हम जीत रहे थे, हम एकदम से जो है वो सेकंड नंबर पर आ गए, पीपल्स पार्टी जो है वो जीत गई। अगर दोबारा से रीपोलिंग होती, चलें ठीक है, मैं एक अज्यूम कर लेते हैं कि रीपोलिंग हो जाती है, फैसला आपके हक में आ जाता है, फिर पीपल्स पार्टी जीत जाती है, तो फिर आप तस्लीम कर लेंगे खेलदास साहब? बात ये कि देखिए पूरा पाकिस्तान कल की इलेक्शन पे सवाल उठा रहा है, पूरे मीडिया एंकर, सिविल सोसाइटी, सबको ये शक्कूक और शुबात है। तमाम पार्टियां भी इस पे कर रही है कि किस तरह, देखो एक पार्टी जो छठे नंबर पे है, आप देखें 2018 में पीपल्स पार्टी ने 7,000 कुछ वोट दिए और अभी वो 15,000 16,000 पे आ गई है, और नून लीग PMLN ने जो 35,000 वोट दिए वो 15 पे खड़ी है। मैं समझता हूँ बात ये कि पीपल्स पार्टी के वोट में इजाफा किया गया है। हमारे जो, चले आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के वोटों में इजाफा किया गया है, लेकिन ये तमाम सोचें इतना कम टर्नआउट कैसे रहा, यहाँ पर लोग क्यों नहीं निकले वोट देने के लिए? और पीपल्स पार्टी में तो सभी इल्जाम लगा रहे हैं। आजिज धामरा साहब हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी से, उनसे बात करेंगे। धामरा साहब, चाहे वो PTI हो
चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीएसपी हो, सभी इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी क्योंकि हुकूमत है सूबे में, तो आपने जो है ना आगे पीछे किए रिजल्ट्स, आप तो कहीं थे ही नहीं और एकदम आप नंबर 1 पे आ गए। आपके प्रोग्राम की शुरुआत में ही कल, अगर इलेक्शन के हवाले से ही आपका प्रोग्राम है जी, तो मैं पूरी कौम को पीपल्स पार्टी की जीत मुबारक दे रहा हूं और मुस्लिम लीग नून को जुम्मा मुबारक कह रहा हूं, पीटीआई को शिकस्त मुबारक कह रहा हूं और चंद ही दिनों के बाद कौम को ईद मुबारक कह रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात ये, एक तो टर्न आउट पे जब हम बात करेंगे तो टर्न आउट डेफिनेट बिल्कुल कम था, इसलिए कि रमजान उल मुबारक था और कोविड के लिए भी लोग नहीं निकले, मगर मुस्लिम लीग नून सेकंड नंबर की पहले भी इस हल्के में थी। इस इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है वो सेकंड नंबर पे रही है। लास्ट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून सेकंड नंबर पे कोई 1000 या 1200 वोटों से जो है वो उन्होंने शिकस्त खाई थी, मगर 781 वोट बड़े हैं। और दूसरी बात कि लोगों ने ये भी सोचा, ये जो कह रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी के वोट बढ़े क्यों हैं, वो इसलिए बढ़े हैं कि जब वोटर्स को ये पता है कि इस हल्के में बार बार जिमनी इंतखाब का मुतमिल नहीं हो सकता ये हल्का, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी है कि वो अनकरीब देंगे, जब इस्तीफा दे देंगे तो क्या गारंटी है कि इलेक्शन जीतते ही इस्तीफा दे दें, ओथ लेने के बाद इस्तीफा दे दें, ईद के बाद इस्तीफा दे दें। तो जाहिर है जब ये मालूम होगा कि जिस पार्टी को हम वोट देने जा रहे हैं उसने इस्तीफा ही देना है, तो इसलिए एक तो मेंटली तौर पर वो इनके वोटर मेरे ख्याल में और जहां तक पीटीआई है तो हमें ये जीत जो है वो दिलवाई थी पीटीआई की पॉलिसीज ने, इमरान खान की पॉलिसी ने। वो जो एनआरओ दे रहे हैं धड़ाधड़, वो जो कराची के लिए बड़े बड़े अरबों रुपए के पैकेजेस का ऐलान कर रहे हैं, मगर वो सारे झूठे साबित हो रहे थे। तो मेरे ख्याल में पीटीआई की बेड परफॉर्मेंस और जो ये हल्का खाली हुआ था वो भी ऐसे। अच्छा, वैसे गुड परफॉर्मेंस तो आपकी भी नहीं है धामरा साहब, इस इलाके से बखूबी वाकिफ हूं मैं, यहाँ के मसाइल पुराने हैं और ये कहना चाहिए कि महरूमियों का शिकार है ये हल्का बहुत अरसे से। ना यहाँ पानी है, ना यहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं, ना यहाँ पर तिब्बी सहूलियात हैं, तो वो आप लोग कब देंगे? अब जीत गए हैं तो अब देंगे? देखें पहली बात ये है कि सिंध में जितनी भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें पीपुल्स पार्टी जीत रहे हैं और तमाम इंतखाबात जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं। अच्छा, डस्का में जब रीपोलिंग होती है वहां पर पीपुल्स पार्टी पीएमएल-एन की सपोर्ट करती है तो वहां पर वाह हो जाती है। यही इलेक्शन जब कराची में हुआ 100 वोट पड़े हैं जीतने वाले कैंडिडेट को। ये अलार्मिंग सिचुएशन अपनी जगह पे है, मगर रमजानुल मुबारक की वजह से टर्नआउट कम पड़ा। आपने भी 15,000 वोट उठाए हैं। तो जब पीपुल्स पार्टी अगर इलेक्शन कमीशन उसकी सहूलतकार होती तो पीपुल्स पार्टी को कम से कम ये 10,000 की लीड से जाना चाहिए था। तो बड़ा टफ मुकाबला था, पीएमएल-एन ने बड़े वोट उठाए, करीब मार्जिन से वो हारी है। तो मेरे ख्याल में बड़ी बड़ी सांसें लेनी चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए और अपनी शिकस्त को कबूल करना चाहिए। यानी कि जो इल्जामात आप पर लग रहे हैं ये बहुत सारी पार्टीज लगा रही हैं, नून लीग भी लगा रही है कि आप सूबाई हुकूमत है, आप लोगों ने आगे पीछे किया है सारा मामला। देखें हमारे ऊपर इल्जामात कैसे लग रहे हैं। क्या यहाँ पे डस्का वाली सूरत हाल थी? क्या यहाँ पर कोई ब्लड शेड हुआ? क्या यहाँ पर जो है वो हंगामा आराई हुई? ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मेंटेन करती, इलेक्शन कमीशन की मदद करती, सूबाई सूरत हाल नहीं थी तो इलेक्शन कमीशन से पूछे। और जिस पार्टी को भी कोई एतराजात है, मिसाल के तौर पर आज सुबह में मीडिया में देख रहा था खुर्रम शेख साहब भी इस इलेक्शन के नतीजे को रद्द कर रहे हैं। जी हाँ, चैलेंज करने का ऐलान कर दिया उन्होंने। उनकी वॉइस जो है वो आई थी, ऑडियो वॉइस जो है वो पूरी कौम ने सुनी कि वो अपने ही कारकुनों को मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई टेंट तो लगाओ, टेंट में तो बैठो। अच्छा। अब वो पार्टी भी हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है। अजीब इत्तेफाक है। नहीं तो अगर इल्जामात लग रहे हैं और अगर सबूत भी दे देते हैं और चैलेंज भी कर देते हैं तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मान लेगी कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है? और अगर ये फैसला आ जाता है, जाहिर अगर कानून का दरवाजा खटखटाते हैं और ये फैसला आता है कि जी रीपोलिंग हो, तो क्या आप लोग मान लेंगे? देखें पीपुल्स पार्टी उन इदारों में जहां पर ये जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे या आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पीपुल्स पार्टी हर फोरम पे मुकाबला करेगी। अगर कोई इदारा समझता है कि यहाँ पर रीपोलिंग होनी चाहिए, री इलेक्शन होनी चाहिए, तो पीपुल्स पार्टी फिर भी मैदान में खड़ी रहेगी और मुकाबला करेगी। पॉइंट टेकन जी। मैं चाहूंगी आफ्ताब जहांगीर साहब आप बताएं, वो तो कह रहे हैं जीत तस्लीम करें
ठंडा पानी पिएं, सुकून की सांस लें। अगर ये जीत गए पीपल्स पार्टी वाले और आप हार गए तो आपको तस्लीम करना चाहिए इल्जामात लगाने के। अच्छा देखिए, मैं तो ठंडा पानी भी पीऊंगा अफ्तारी के वक्त में इंशाअल्लाह ताला। और इनको भी जो है दामरा साहब मेरे दोस्त हैं, इनको रमज़ान भी मुबारक हो, जुम्मा भी मुबारक हो, और ये जो अधूरी से फतह है वो भी अधूरी फतह। अच्छा, लेकिन अवाम को क्या मिला? अवाम को क्या मिला सुमैया, कि जो 12 साल से जो आप सवाल करती है कि वो ऐसा कौन सा कारनामा इन्होंने अंजाम दिया था जिसकी बुनियाद पर इनको लोगों ने वोट दे दिया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़े संजीदगी की बात है कि एक तो ये कि रमज़ान का महीना था जिसके अंदर तकरीबन तमाम जमातों ने ये इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ाया जाए, और उसको नहीं किया, बढ़ाया गया। उसके बाद जो है ये रमज़ान के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि रमज़ान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर जो टर्न आउट पहली दफ़ा नहीं हो रहा सर, 97 में भी इलेक्शन हुआ था, वो भी रमज़ान में हुआ था। अच्छा चलें, लेकिन एक मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि 15-16 लाख की आबादी के अंदर का जो कॉन्स्टिटेंसी हो, वहाँ पे सिर्फ 20% जो लोग हैं वो उस कॉन्स्टिटेंसी के फ्यूचर का फैसला करें, ये मुनासिब नहीं। कम से कम 50% वोट अमूमन आम हालात में 35, 40, 50%, 55% वोट पड़ते हैं। ये 20% के ऊपर एक रिज़ल्ट आया है। अच्छा, वो किस बुनियाद पर आया वो आपको पता है, एक छोटा सा है, क्योंकि टीएलपी कहती है कि हम जीत गए। वो भी कल रात को दिखा रहे थे, मैंने उनकी एक क्लिप देखी है कि उनके हाथ में भी फॉर्म 45 थी, जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे थे कि ये देख लीजिए हमारे पास मुकम्मल रिजल्ट है, हम जीत गए और चल के वहाँ से अपना रिजल्ट लेते हैं और जश्न मनाते हैं। वो वहाँ जब पहुँचते हैं तो उनको कहते हैं नहीं जी आपको गलती से आपके हाथ में दे दिया था, वो तो पीपल्स पार्टी को देना था। अच्छा, समझे ना? तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहरहाल मेरे लिए, मैं अपने लिए करता हूँ, मुझे इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि मैं ये कहता हूँ कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें अपने आई ओपनर्स करना चाहिए। बिल्कुल, ये लम्हा फिक्रिया है, हुकूमत जमात के लिए लम्हा फिक्रिया। मैं तो ये कहूँगी सर, आप लोग भी सोचें और दीगर पार्टीज भी सोचें ऐसा क्यों हो रहा है। आफ्ताब जहांगीर साहब बहुत शुक्रिया, आजिज धामरा साहब, खेलदास साहब, तमाम हजरात शुक्रिया। ये सोचना होगा, और आज अगर पीपल्स पार्टी जीत गई है उनको जीत मुबारक हो, लेकिन सिर्फ जीतना नहीं है, यहाँ के लोगों के मसाइल हल करने हैं आपने। आपकी सूबे में हुकूमत है, अगर आज भी ये लोग पानी के लिए तरसते रहेंगे तो फिर आपके जीतने का क्या फ़ायदा, ये आपको सोचना होगा। अच्छा नाज़रीन, जाते जाते एक अहम खबर है, वो ज़रूर आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। मकबूजा कश्मीर जो कि एक जेल बनी हुई है, पूरी वादी को जेल की शक्ल दे दी गई है लॉकडाउन के नाम पर। यहाँ पर अभी भी जुल्म सितम कश्मीरी बहन भाइयों पर किया जा रहा है, और इसके खिलाफ मुजाहरा भी किया गया। और ना सिर्फ ये भी मुजाहरा इस्लामाबाद में हुआ, और वहाँ पर भी जो लोग थे उन्होंने यही कहा कि ये जो जेल बनाया हुआ है, जिस तरह का एक गैर कानूनी कब्जा है, इसको ख़त्म कराया जाए। लेकिन पाकिस्तान इस सिलसिले में ज़ाहिर क्या अपना किरदार अदा कर सकता है, जो कर रहा है, क्या वो या नहीं, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद साहब, जो कि सीनियर हुर्रियत लीडर हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हमीद साहब। अब ज़ाहिर है इतना अरसा हो गया, और 5 अगस्त के बाद की सूरत हाल के बाद जो सूरत हाल है, अब कोरोना वायरस को भी 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, लेकिन मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। इवन वहाँ पर कोविड केसेस के हवाले से पता नहीं चलता कि वहाँ पर कोरोना के केसेस कितने हैं। लोगों को जिस तरीके से वहाँ पर जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है, आप हुकूमत पाकिस्तान से आपकी क्या बात है, ख़ासतौर पर हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम से कितने मुतमईन हैं आप लोग? देखें, कश्मीर इस वक्त डबल लॉकडाउन से गुजर रहा है। 5 अगस्त के बाद जो मोदी ने इकदाम उठाए, एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया। वहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वहाँ सोशल मीडिया पे कदगमे हैं, वहाँ हर तरह से हमें दबाया जा रहा है। और आज इस कोविड की सूरत हाल में भी वहाँ पर लोगों के अंदर, घरों के अंदर उनको कोई तभी सहूलियात मैसर नहीं है। और जिस तरह से हमारे कायदीन भी जो तिहाड़ जेल में है वो कोविड पॉजिटिव आए हैं, उनकी जिंदगियों को खतरात लाक हैं। तो इसी तरह से वहाँ 9 से 10 लाख आबादी की वहाँ की सूरत हाल क्या होगी, लोगों की जिंदगियों को अजीरन बना दिया गया है। आज भी नमाज जुमा के बाद मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे हुए हैं, शुपियां में हुआ, इस्लामाबाद में हुए हैं, और इसी तरह से वहाँ पर लोगों के अंदर गम गुस्सा मौजूद है। क्योंकि हम अपने हक खुद इरादत की बात करते हैं, ये हक खुद इरादत चूंकि ये हमारा बुनियादी हक है, इसका जामिन अक़वाम मुत्तहिदा है। हम अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार से बड़े मायूस हैं। हम 47 के बाद बहुत सारी रियासतें वजूद में आई, उनको आज़ादी मिली, हक खुद इरादत मिला। बदकिस्मती से हम 2 ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जो हक आज़ादी से महरूम है, एक कश्मीर है। हम जिस तरह से आपने बात की हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की काविशों के हम जो है ना वो
मुतरफ हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो काबिल तहसीन है। जहाँ इमरान खान साहब की जो लैंग्वेज है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और जहाँ पाकिस्तान ने 5 अगस्त के बाद वो कश्मीर के हवाले से बाखबर किया, आश्कार किया, और जो आलमी रहनुमाओं के स्टेटमेंट्स भी आए हैं। अब मसले कश्मीर के हवाले से दुनिया जो है वो अनजान नहीं है, या अब अनजान मसला नहीं रहा है। बिल्कुल, ये दुनिया जान चुकी है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूंगी अब्दुल हमीद साहब, जो हुर्रियत रहनुमा कैद में हैं, उनके लिए क्या कोई तिब्बी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं? खुदा ना खास्ता अगर कोई कोविड का शिकार हो जाए तो उसको क्या वहाँ पर सहूलियात मिलती हैं कैद में जो हुर्रियत रहनुमा है? देखिए, जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको पेशेवर मुजरिमों के साथ रखा गया है। वहाँ पर गैदरिंग्स होती है, वहाँ पर हमारे कई कायदीन जो है वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उनकी जो जिंदगी है वो खतरे में है, उनको खतरात ला के वहाँ पर कोई तिबी सहूलियात नहीं है उनके लिए। वहाँ पर कोई मेडिकल का ऐसा शोबा नहीं है जो उनको ना तिब्बी सहूलियात मिल रही हैं, ना वहाँ पर कोई भी किसी किस्म की फैसिलिटेशन है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हमीद। गुफ्तगू कर रहे थे तमाम वहाँ पे जो हुर्रियत रहनुमा जो कैद में उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपसे इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।